नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास में भारत के उसके बारे में एक टॉपिक है। जैसे दिख रहा है आपको रेगुलेटिंग अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं मध्यकालीन भारत से, या फिर उससे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। ये एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है जीएस के लिए। तो आधुनिक भारत को आप डीपली पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से डीपली क्वेश्चंस बनते हैं। उसी में से टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, लेकिन उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 2 युद्ध लड़े थे, और 2 युद्ध काफ़ी बड़े बड़े युद्ध थे। एक था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस सब के लिए मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था हेक्टर मनरो ने, और उस समय भारत की तरफ से थे मीर कासिम, एक थे आपके शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और एक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय पे थे भारत के मुगल बादशाह। उसके बाद भी 3 लोग होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने युद्ध जीत लिया था। इसके अलावा प्लासी का युद्ध हुआ था जो इससे पहले हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ये युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने हिस्सा लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में से। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आड़ में भारत में शासन कर रही थी। अब देखिए, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए शुरू किया है क्योंकि मध्यकालीन भारत में इस टॉपिक से आप शुरू करते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट लाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको नुकसान हो रहा था, बहुत भारी नुकसान हो रहा था। 2 युद्ध जीतने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो पॉलिटिक्स पावर थी वो भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब पढ़ते हैं उसके कारण क्या थे। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिए थे कि आप भारत में व्यापार करिए और इसके बदले हर साल 4 लाख पाउंड हमें देते रहिए। एक अधिकार का मतलब है मोनोपोली, यानी सिर्फ यही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन हुआ ये कि 1768 से 1772 के बीच में सिर्फ 4 साल में कंपनी दिवालिया हो गई। वो कैसे हो गई वो भी देखते हैं। उस समय कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड यानी इतने रुपए मांगे। जो कंपनी हर साल 4 लाख पाउंड दे रही थी उसने ही ब्रिटिश सरकार से 4 लाख रुपए मांगने की फरमाइश की। उसका सबसे बड़ा कारण था 1769 में आया बंगाल में सूखा। बंगाल में 1769 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय पे जब अकाल पड़ा था तो खेती नहीं हुई। खेती ना होने के कारण वहाँ की जो जनता थी वो भूखी मर रही थी, और इस कारण 1/3 आबादी बंगाल की ख़त्म भी हो गई। अब खेती ना होने के कारण
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किसानों पर भारी टैक्स ला दिया, तो इस वजह से वहाँ की जो जनता थी भूखी मरने लगी, क्योंकि खेती हो नहीं रही थी, टैक्स इतना ज़्यादा, जनता बहुत परेशान थी। दूसरा कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर से अधिकारी थे वो भर भर के भ्रष्टाचार कर रहे थे। अधिकारी खुद तो पैसे वाले बनते जा रहे थे, लेकिन कंपनी कंगाल हो गई। तीसरा कारण है चाय के व्यापार में भारी नुकसान। भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाय लेके जाती थी और यूएसए में बेचती थी, लेकिन जो डच लोग थे वो 85% चाय अवैध तरीके से ले जाते थे और यूएस में बेच रहे थे। उसकी वजह से चाय की डिमांड ख़त्म हो गई और चाय पत्ती जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम थे उसमें सड़ रही थी। और एक कारण, चौथा कारण ये भी था कि 1966 से 1969 तक 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन खर्चा बहुत हो गया। ये कारण थे जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब हुआ ये, ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपनी इतनी अच्छी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम कैसे भी करके इस कंपनी को दोबारा जिंदा कर सकें, क्योंकि ये कंपनी एक तरह से ख़त्म होने वाली थी। इसी वजह से आया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की जो भी कार्य थी वो खुद देखने की अनुमति दी। जैसे कि पहला पॉइंट है अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की जो गतिविधि होंगी और कामकाज होंगे वो खुद ब्रिटिश सरकार देखेगी। भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया, यानी कि भारत में जो भी केस होंगे उस पर कंपनी का कंट्रोल बन जाएगा। गवर्नर जनरल का परिचय। इस एक्ट में गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के गवर्नर के पद को हटा दिया। इसके बदले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम से दे दिया गया, ये पद दिया गया। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। होता ये था कि तीन प्रेसिडेंसी होती थी भारत में, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी होती थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। जैसे बॉम्बे के प्रेसिडेंट गवर्नर, बंगाल के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनको पद दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पद दे दिया गया और ये कर दिया गया कि जो बॉम्बे के गवर्नर होंगे, मद्रास के गवर्नर होंगे, वो अपनी जो रिपोर्ट होगी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। और होता यह था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे वो इस रिपोर्ट को 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं जो कि ब्रिटिश में है, यानी विदेश में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे। उनको रिपोर्ट पेश करेंगे। ये सिस्टम ला दिया गया था। इसके अलावा जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद कमेटी बनाई गई, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। वो 4 लोगों की जो परिषद होगी, कमेटी होगी, वो जो गवर्नर है बंगाल के गवर्नर जनरल, उनकी मदद करने के लिए बनाई गई। अब देखिए, ये आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल
इनको 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, ये इनकी मदद करेंगे। अब बात है ये सेंट्रल मुद्दों पर, यानी केंद्र के मुद्दों पर जो नियम लॉ बनाए जाएंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे। इनको 4 लोग दिए गए हैं और ये जो लॉ बनाएंगे वो वोटिंग के द्वारा बनाएंगे, यानी कोई लॉ बनना चाहिए ना बनना चाहिए, इसमें से 5 लोग वोट करेंगे, बंगाल गवर्नर जनरल और ये 4 लोग। ये इनमें से 2 लोग जब बंगाल गवर्नर जनरल की वोटिंग में पक्ष में होंगे तभी कोई लॉ बन पाएगा, क्योंकि 5 में से 3 लोग तो सपोर्ट में होने चाहिए, एक बंगाल गवर्नर जनरल और 2 ये लोग, तभी कोई लॉ बन पाता था। यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी जो पावर्स थी वो लिमिटेड थी। केंद्र के मुद्दे पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉ बनाते थे और जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ये 2 प्रेसिडेंसी यानी मद्रास और बॉम्बे ये लॉ बनाते थे। इनको भी इसी तरह से 4 मेंबर दिए गए थे जो कि इनकी हेल्प करते थे डिसीजन लेने में, मुद्दे बनाने में, लॉ बनाने में। अगला पॉइंट देखते हैं। जी हाँ, जो वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, एसएससी नहीं बल्कि बैंक, रेलवे, यानी कौन से एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे याद रखिए, भारत का पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं अब ये दोनों प्रेसिडेंसी इनके अंडर काम करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे वो इन 4 मेंबर जो होंगे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, जो भी डिसीजन लेना या फिर लॉ बनाना उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव है जो शुरू में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पे हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो द्वैध शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया। और द्वैध शासन में क्या होता था कि 2 तरह के नियम चल रहे थे बंगाल में, एक था दीवानी राजस्व, दीवानी शासन का मतलब है राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करना, और दूसरा शासन था निजामियत का। निजामत यानी प्रशासन, जनता का ख्याल रखना, ये सड़कें बनवाना, इसके अलावा जितने भी प्रशासन के हित में काम होते थे वो उस समय पर निजामियत के द्वारा होते थे। लेकिन हुआ कि मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स है यानी टैक्स कलेक्शन की जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी, और निजामियत थी वो बंगाल के नवाब को दे रखी थी उस समय पे। अब होता ये था कि टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान रखना बंगाल के नवाब की जिम्मेदारी थी। अब बंगाल के नवाब पर कोई रुपए ही नहीं होते थे, वो टैक्स नहीं देता था, तो वो कैसे लोगों के लिए कुछ कर सकता था। तो इस सब के बीच में जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, ना सड़कें, ना जनता की कुछ सुरक्षा। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के नवाब थे उनको हटा दिया, उनको पेंशन में बिठा दिया, और दीवानी और निजामियत दोनों की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को ले ली। ये और बहुत बड़ा बदलाव था। नेक्स्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा फोर्ट विलियम जो कि पहला सुप्रीम कोर्ट था भारत का, उसकी स्थापना की गई कोलकाता में। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स के तौर पर नोट कर सकते हैं आप इसे। इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था फोर्ट विलियम कोलकाता में, और इसकी जो पहली चीफ जस्टिस थी वो थी एलिजा एम्पे। ये है एलिजा एम्पे। और ये सुप्रीम कोर्ट इंडियंस के लिए नहीं था, इसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग के लिए एंट्री थी, उनके ही डिसीजन इसमें लिए जाते थे।
तो यहीं पर रेगुलेटिंग एक्ट का जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने एक आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, क्यों इसका इस्तेमाल हुआ और इसके द्वारा क्या क्या फ़ायदे मिले, ये आप रूल याद रखना है। वरुण हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर थे वो अब बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल के अंडर में काम करने लगे। और फोर्ट विलियम कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, इम्पोर्टेंट ये भी है। पहली जो चीफ जस्टिस थी ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो थी एलिजा एम्पे। इंडियंस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था। बस आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश करता हूँ आगे भी हमारी वीडियो आप देखें, और वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।